Urban design didn't suddenly appear with architects like Lee Corbusier or James Jacob. It's as old as civilizations itself. हर शहर के पीछे एक philosophy होती है. वो कहानी, वो philosophy उसके survival की हो सकती है, उसके power play की हो सकती है, या उसके fate की हो सकती है. And here's the best part. We in Rawalpindi, Islamabad live at the crossroads of this different kind of historic philosophies of different cities. So within our 50 kilometers radius, we can find Indus Valley logic in Harappa ruins, Gandhara sophistications in Taxila, Mughal ceremonial routes in Lahore, or when we are moving towards Lahore, colonial cantonments in Rawalpindi, or our modernist masterpiece, our very own Islamabad. This unit is all about tracing these threads, that how did human beings first design their collective life, from mud walls to cosmic accesses, from drains and drainages to domes, from bazaars to boulevards. It's all urban design, but how it all started shaping is what we are going to learn from this very chapter. आज हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, एआई ड्रिवन प्लानिंग की और सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस हैं वही जो कि हम 5000 साल पहले से करते चले आ रहे हैं कि पानी कहाँ से आएगा, लोग किस तरह से जिएंगे, ट्रेड और रोज़ी रोटी कहाँ सेट होगी आपके मास्टर प्लान में, स्पिरिचुअल लाइफ किस किस्म की स्पेसेस में मिलेगी या किस किस्म की स्पेसेस में इन्हांस की जाएगी. मेसोपोटामिया के लोगों की बात करें जो कि पानी के अराउंड सेटल कर रहे थे, या इंडस वैली की बात करें जहाँ पे लोगों ने ड्रेन्स और वेल्स डिज़ाइन किया, या इजिप्ट की बात करें जहाँ पे टेम्पल्स को स्टार्स के साथ अलाइन किया गया था. इन सब का मकसद एक था ताकि वो एक ऑर्डर क्रिएट कर सकें इन द फेस ऑफ द केओस व्हिच कम्स विद कलेक्टिव लाइफ. बाय लुकिंग बैक वी रियलाइज कि हम मॉडर्न नहीं हैं, हम अपने एंसेस्टर्स की ही एक कॉन्टिन्यूटी हैं. चाहे हम कराची के फेलियर ऑफ ड्रेनेज की बात को समझने की कोशिश करें थ्रू मोइंजोदारोज सीवर सिस्टम, या हम इस्लामाबाद की एक्सियल रोड्स को समझने की कोशिश करें, या हम बीजिंग और जयपुर की कॉस्मोलॉजी को समझने की कोशिश करें. हिस्ट्री के पास हम इन सब इश्यूज़ की, इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट मौजूद है. सो है हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट नॉस्टैल्जिया, इट्स अ मैनुअल ऑफ सर्वाइवल. वी सॉ दीज civilizations, we saw these cities survive through the test of time, and they can be a very good case study to learn from. नोमैड्स के लिए जगह एक बड़ा टेम्प्रेरी कैंप होती थी, बट जब ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर और स्टोरेज इन्वेंट की तो सेटलमेंट्स जो थी वो काइंड ऑफ परमानेंट बनने शुरू हो गई. ग्रेन्स के लिए ग्रेनरीज बननी शुरू हुई, ग्रेनरीज के लिए दीवारें बननी शुरू हुई, और इन दीवारों को जब आपने क्रिएट करना शुरू किया तो उनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था, और वो सडनली अस वर्सेस आउटसाइड के बजाय अस वर्सेस अस भी होने शुरू हो गया. दिस शिफ्ट ऑफन कॉल्ड गॉर्डन्स urban revolution, it wasn't about just size, it was about complexity. जहाँ पे आप देखते हो specialization of work आ रहा है, farmers हैं, potters हैं, priests हैं, guards हैं, या collective rituals आ रहे हैं जहाँ पे आप temples और shrines देखते हो, या आपके पास governance और record keeping के लिए institutional जो capacity है वो increase की जा रही है. Now imagine that from a 20 hut around fire to 40,000 people living in Mohenjo-daro with drains and granaries and civic path. ये jump इंसान की imagination का सबसे बड़ा step था when it comes to urban settlements. अब दुनिया के किसी भी कॉर्नर में से जाके कोई भी एंशिएंट सिटी ले लें, उसमें आपको 4 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी. नंबर 1 इज़ वाटर. चाहे आप मेसोपोटामिया की बात करें जहाँ पे उन्होंने कैनल्स का एक पूरा सिस्टम बनाया, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें वेयर देयर वर वेल्स, या आप इजिप्ट की बात करें जिन्होंने अपनी लाइफ को सेंटर किया अराउंड नाइल्स रिदम. देयर इज़ गोइंग टू बी नो सिटी विदाउट वाटर बिकॉज इट कैन नॉट पॉसिबली एग्जिस्ट. दूसरी चीज़ है वॉल. हर सिटी ने अपने लिए एक प्रोटेक्शन स्किन बनाई, चाहे वो बेबीलोनियन वॉल्स हों, या आपकी लाहौर की फोर्टिफिकेशन हो, या रावलपिंडी के राजा बाजार के अंदर बाउंड्री वॉल हो. सब किसी न किसी बाउंड्री प्रोटेक्शन से स्किन के अंदर होते थे, और सब एक ही बात की एक कॉन्टिन्यूशन है विच इज़ प्रोटेक्शन, और मे बी containing the rhythm of the city. The third thing is trade routes. No city survived in isolation. चाहे वो टेक्सला का सिल्क राउट हो, या आप उसको वेनिस की शिपिंग सेंचुरीज के हिसाब से देखना चाहें, आप देखेंगे कि हमेशा जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड राउट्स है वो आपको बहुत सारी सिटीज़ में नज़र आएगी.
थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं, दैट इज़ आर स्पिरिचुअल सेंटर्स। चाहे वो ज़िगुरट्स हों, चाहे वो पिरामिड्स हों, चाहे वो मसाजिद हों या मंदिर हों या सेक्रेड ज्योमेट्री हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी डिफरेंट फॉर्म्स में हायर बीइंग को हमने हमेशा अपनी सिटीज़ में एंकर किया है। अगर आप रावलपिंडी इटसेल्फ की ही एग्जांपल ले लें तो वो इस टेम्पलेट पे बिल्कुल पूरा आ जाता है। नारालाई के किनारे हमारी सेटलमेंट है, सदर में हमारे पास ट्रेड हब है, ओल्ड सिटी की वॉल्स मौजूद हैं और हमारे शहर डॉटेड है बहुत सारी सेक्रेड साइट्स से, चाहे वो किसी भी किस्म की हायर बीइंग की पूजा करते हों, चाहे वो अल्लाह हो, खुदा हो या जीसस। पैटर्न वही है, सिर्फ उसने अपनी फॉर्म बदली है। मेसोपोटामिया को अक्सर कहा जाता है कि वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस था। और हो या बेबीलोन हो, they were not random clusters, they were planned power statements. Ziggurat of Ur wasn't just a temple, it was a cosmic mountain जिसमें they actually tried connecting heaven to the earth. And वो इतनी दूर से और इतने बड़े रेडियस से विजिबल था कि आज अगर आप स्काई स्केपर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि ये वर्टिकलिटी जो है, जो हम आज अपने स्काई स्केपर्स में देखते हैं, ये ना सिर्फ हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी का एक सिंबल है बल्कि एक स्पिरिचुअल सिंबल भी है जो हमने कहीं और सिटी से लिया है। बेबीलोन्स एस्टर गेट जो है वो हमें रेडियल सिटी की तरफ हमारा पहला कदम दिखाता है, जहाँ पे सिटी ब्रांडिंग को मद्देनज़र रखा गया। यहाँ पे आप ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स देखते हैं और लाइंस देखते हैं और बुल्स देखते हैं जो कि यूज़ हुए हैं ये सिंबल्स एज अ प्रोपेगेंडा टूल, जहाँ पे आप अनाउंस कर रहे थे बेबीलोनियंस की पावर बिफोर दे इवन एंटर्ड, बिफोर एनीबडी कैन इवन एंटर द सिटी। तो आप उसको उनके गेट पे उस पावर को, उस प्रोपेगेटेड आइडिया ऑफ इन्फ्लुएंस को और अपनी हायर सेल्फ को जो उन्होंने प्रोपेगेट करना था उसका एक सिंबल देखते हैं। मेसोपोटामिया की अगर आप प्लानिंग की बात करें, इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी ऑर्थोगोनल लेआउट एंड वॉल्स। द आइडिया दैट अ सिटी कुड बी डायग्राम्ड ऑन अर्थ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर बिगिंस है। It's the DNA that repeats in Beijing, is the same DNA which repeats in Jaipur and even Islamabad. Okay, let me remind you that our very own Indus Valley civilization was at par with Mesopotamia, and in some ways we were way ahead. Mohenjo-daro और हड़प्पा के लेआउट अगर हम फॉलो करें तो वो एक बहुत स्ट्रेट ग्रिड नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट शो करते हैं। बट here what makes it very extraordinary. Number one is their drainage. Covered sewerage systems हमने पहली दफ़ा देखे, inspection holes को हमने पहली दफ़ा देखा जो कि after every few meters available थे। Even elite like Roman towns 2000 years later couldn't match that level of hygiene जो हम मोहनजोदारो में देखते हैं। हमने स्टैंडर्डाइजेशन देखी जहाँ पे brick across the site has a constant ratio of 1:2:4, और इस कंसिस्टेंट रेशो की वजह से आप पूरी जगह को एक लैंग्वेज में या एक रीजनल कोड में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, ऑलमोस्ट लाइक जैसे हम आज बिल्डिंग बायलॉज की बात करते हैं। फिर हमने कलेक्टिविटी ओवर किंगशिप देखी जो कि अनलाइक मेसोपोटामिया हमने यहाँ पे कोई बहुत जायंट पैलेसेस या मॉन्यूमेंट्स नहीं देखे। इंस्टेड वी सी great paths for public rituals, we see community granaries and wells. The city's soul was civic in comparison to Mesopotamia where it was more imperial. So if you ask yourself now कि अगर 4000 साल पहले हम ये सब मैनेज कर सकते थे तो आज हमारे शहरों के सीवर सिस्टम्स क्यों कोलैप्स कर रहे हैं। इस लिहाज से या इस हिसाब से अगर हम देखें तो एशियंट इंडस वैली जो थी वो was not primitive. It was a masterclass in functional urbanism for us today to look up to learn from and to implement in our today's cities. हड़प्पा प्लानिंग के बाद गंधारा सिविलाइजेशन के दौरान टेक्सिला emerged, and it was not just a city, it was a university town, the ones you look at Cambridge or Oxford. Texila has a very planned network of monasteries, stupas and residential quarters. Monks lived, studies, taught, making it the Cambridge or Nalanda of its own time. यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे spiritual spaces देखते हैं, ये stupas देखते हैं जहाँ पे monasteries को उन्होंने डेली लाइफ के रिदम के साथ अलाइन किया हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें तो टेक्सिला
जो है वो सिल्क राउट के ऊपर आता है या सिल्क रोड के ऊपर आता है। इसका मतलब है था कि चाइना, सेंट्रल एशिया और रोम तक का ट्रेड और कल्चर यहाँ कन्वर्ज कर रहा था। इमेजिन द कॉस्मोपोलिटनिज्म जो कि पर्शियंस का, ग्रीक्स का, बुद्धिस्ट का, इंडियंस का वहाँ पे जमा हो रहे थे एंड ऑल वर लीविंग अ मार्क ऑन द सिटी। एंड रिमेंबर, ये सब आपके घर के पास हो रहा था। रावलपिंडी रीजन इज जस्ट नॉट अ मॉडर्न गैरिजन सिटी, इट हैज़ बीन अ नॉलेज एंड ट्रेड हब फॉर मिलेनियम। इसी तरह जब हम इजिप्ट के शहर नाइल को देखते हैं तो वो स्ट्रिंग्स की तरह किनारों के साथ साथ बसते थे, जहाँ पे वाटर सप्लाई जो थी वो डिक्टेट करती थी कि फॉर्म कैसी होगी। लेकिन सिर्फ वाटर सप्लाई नहीं थी जो कि इनकी इस फॉर्म को डिक्टेट कर रही थी। देयर जीनियस लाइड इन मेकिंग सेक्रेड अलाइनमेंट्स। जो आपका पिरामिड्स ऑफ गिज़ा हैं, दे आर नॉट रैंडम टूम्स, ठीक है। ये अलाइन करते हैं हमारे स्टार बेल्ट्स के साथ और ये प्रूफ है कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो डिक्टेट करता है अर्थली ऑर्डर्स को। टेम्पल्स लाइक करनाक वर अलाइंड विद द सोलिटिस ऑफ सन एंड इंटायर जो वहाँ पे पोजेशंस हुआ करते थे या जो उनके वो हुआ करते थे, बड़े कॉन्ग्रीगेशंस हुआ करते थे, दे वर प्लान्ड विद कॉस्मिक ड्रामा इन माइंड। या आप अभी टिबीज़ को देख लें, वहाँ पे पॉलिटिकल और जो रिलीजियस सेंटर्स थे दे स्टार्टेड इमर्जिंग और वहाँ पे गवर्नेंस विद फेथ का आइडिया हमें नज़र आता है। सो सिटीज़ वर नॉट न्यूट्रल, दे वर कॉस्मिक डायग्राम्स। अगर आप इसी हिसाब से इस्लामाबाद को देखना शुरू करें, एंड बाय कॉस्मिक इट मीन्स समथिंग टू डू विद अ हायर बीइंग, इस्लामाबाद को भी अगर आप देखना शुरू करें तो वी सी कि अच्छा एक एक्सियल ऑर्डर है जहाँ पे हमारे पास मार्गला के बैकड्रॉप को एज डिक्टेटिंग फैक्टर इस्तेमाल किया गया इन द ओरिएंटेशन ऑफ द रोड्स। And then we see Faisal Mosque aligned with the axis. So it kind of is a modern echo of the Egyptian planning logics जो कि हम उस ज़माने में देखते हैं जहाँ पे सिटी ड्रामा को या सिटी जो लाइफ थी उसको एक सर्टन दिमाग में रख के एक आइडियोलॉजी या उनके फेथ की आइडियोलॉजी को दिमाग में रखते हुए बनाया गया था। So if we are talking about Islamabad's faith, it has to be something Islamic, तो हम converge कर रहे हैं towards फैसल मस्जिद है। इसी तरह अगर आप चाइना की बात करते हैं, चाइना also took cosmic order further. The city of Chennai was laid out as a perfect grid. इसकी कार्डियल डायरेक्शंस थी, मोन्यूमेंटल गेट्स थे, इसमें बहुत सिमेट्रिकल एक्सेसेस थी। दिस वाजंट जस्ट एफिशिएंसी, इट वाज अ लॉट ऑफ फिलॉसफी बिहाइंड इट। या आप अगर फॉरबिडन सिटी इन बीजिंग, आई एम श्योर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट स्टिल रिफ्लेक्ट्स दैट सेंट्रल एक्सेस which is equal to emperor, who is somebody who's mandated by the heavens or the higher being. So हर gate और हर courtyard symbolize करता है harmony between cosmos, emperor और लोग. So Chinese planning teaches us that urban design is also a political theater, जहाँ पे emperor का palace was not hidden, बल्कि it was staged, it was in the eyes of the local public. इसके contrast में अगर हम रावलपिंडी को देखें या रावलपिंडी के कॉलोनियल कंटोनमेंट्स को देखें, वहाँ पे वी सी पावर प्लेस्ड अवे फ्रॉम द बाजार्स। स्टिल द सेम प्रिंसिपल, द स्पेस वाज कंट्रोल्ड for a philosophy, by a philosophy or by some principles dictated by the philosophy. यहीं से हम आगे चलते हैं और हम मैक्सिको चलते हैं जहाँ पे उन्होंने अर्बनिज्म को एज परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। The Avenue of the Death is a very long, 2 kilometers long structure in the city. On one end there is a pyramid of the moon, on the other one is a pyramid of sun. Every ritual, every festival and every possession moves along this axis. उसमें जो city है suddenly turns into a sacred stage of that ritual, ठीक है? The housing wasn't just elite palaces in this urbanism. We find apartments, compounds with courtyards कि वहाँ पे एक collective life ही flourish कर रही थी। हमें art मिलता है on walls जो कि suggest करता है multicultural population को। अगर हम इसी को compare करते हैं लाहौर की शाही गुजरगाह से, बादशाही मस्जिद
to Lahore Fort ceremonial access. Both cities understood that spaces choreograph rituals and उन rituals की choreography से memory या collective memory generate हो सकती है. So even without modern techniques or modern technology or urban design as a subject, we have seen urban design as a spectacle or a tool for symbolism. अब हम चलते हैं ग्रीस ने एक बड़ी मज़ेदार और बड़ा एक रेडिकल आइडिया निकाला विच वाज रैशनल काइंड ऑफ प्लानिंग. हिपोडेमस ऑफ मिलेटस, जिसको फादर ऑफ सिटी प्लानिंग कहा जाता है, उसने प्रपोज किया कि सिटी को लॉजिकल ग्रिड्स में प्लेस करना चाहिए बजाय ऑर्गेनिकली, और उसने पहली बार आइडिया दिया ऑफ डिवाइडिंग लैंड इनटू फंक्शनल जोन्स सच एज सेक्रेड, पब्लिक और प्राइवेट. इसमें सिटी ऑफ प्राइम, जिसकी तस्वीर मैं अटैच कर रही हूँ, दैट वाज द टेक्स्ट बुक आइडिया ऑफ हिपोडेमियन प्लान, जहाँ पे ऑर्थोगोनल ग्रिड को अलाइन किया गया था उस जगह की टोपोग्राफी के साथ. हर ब्लॉक जो था वो प्रोपोर्शनड था. पब्लिक स्पेसेस जो थी उनको सेंट्रल फोकस हासिल था. जो अगोराज या सिविक स्क्वायर्स थे, they were the breathing heart of the space, and they were not just for trade, by the way, they were also for politics, debates and philosophy. So what makes Greeks planning most profound is its democratic intent. A city is not just a fortress or a temple hub, but it's a place for citizenship. Now we can compare this with Islamabad zoning, where there's like sacred space, which is Faisal Mosque, public, which is like Parliament and Civic Center, and then we see private residential sectors. So Hippodamus's legacy lives on, जहाँ पे grid और logic और soul को preference दी गई है. अब हम रोम चलते हैं. रोमन्स ने सारी जो प्लानिंग का आइडिया था उसको बहुत एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया to raise the idea of empire. Every Roman town, चाहे आप ब्रिटेन देखें या आप सीरिया देखें, followed the same template, जहाँ पे उनके पास एक कैस्ट्रा हुआ करता था which was a rectangular plan, जिसमें बहुत सारी क्रिस क्रॉस लाइंस हुआ करती थी which were streets, जो कि एक ग्रिड बनाती थी. उनके पास एक ओरम हुआ करता था जो कि एक सिविक स्टेज की तरह काम करता था, जहाँ पे आपके पास पॉलिटिक्स, मार्केट या कोर्ट्स फ्लरिश करते थे. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने बहुत डिफाइंड चीज़ें बनाई, जिनमें एक्वेडक्ट्स थे जिसमें जो पानी को कैरी करते थे, बाथ्स थे जहाँ पे पब्लिक वेलनेस को केटर किया जाता था, और एम्फी थिएटर्स थे टू स्टेज देयर पावर शोज. अब अगर हम एक अल्जेरिया से भी एग्जांपल उठाएं, तो जो कि बहुत ज़्यादा एलिजिबल नहीं रही अभी, लेकिन इट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल फ्रॉम रोमन टाइम्स. रोम ने यूनिफॉर्मिटी को अपना टूल बनाया था ताकि कोई भी रोमन इंसान जब किसी भी कॉन्कर्ड लैंड में जाए तो वहाँ पे वो एट होम फील कर सके. सो फॉर देम अर्बनिज्म बिकेम एन एम्पायर्स आइडेंटिटी. अगर हम इसी को पाकिस्तान की एग्जांपल या लोकल एग्जांपल में देखते हैं, तो रावलपिंडी में हम ब्रिटिश कंटोनमेंट्स को देखते हैं जहाँ पे इस रोमन लॉजिक का एको हमें नज़र आता है. हमारे पास ग्रिड बैरिक्स हैं, हमारे पास परेड ग्राउंड्स हैं, हमारे पास सिविक सेंटर्स हैं, और साथ ही साथ हमारे पास ब्रिटिशर्स की वो होम लाइक फीलिंग है जो कि उन्हें सब कॉन्टिनेंट में उनके घर से दूर भी हासिल थी. साथ ही साथ पावर भी एम्बेडेड है इन इन टर्म्स ऑफ रेपिटिशन ऑफ फॉर्म हमें नज़र आती है जो आइडिया ऑफ पावर है हमारे प्लान में. With Islam came a new layer of urban imagination. The Baghdad round city, which was formed around 8th century, is one of the most fascinating planned capitals. इसके बिल्कुल perfectly circular design में center जो location थी उसमें कैलिफ का अपना पैलेस और मस्जिद को रखा जाता था, और ये बहुत radiating concentric rings की तरह streets जो थी वो outwards radiate करती थी. ये जो circles थे ये symbolize करते थे cosmic unity और डिवाइन ऑर्डर को. इस्लामिक जो अर्बनिज्म था उसने ब्लेंड किया था ज्योमेट्री को और ऑर्गेनिक ग्रोथ को, जिसमें मस्जिद को एक एंकर फॉर द सिटी बनाया गया था. इसके लिए आप बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं, चाहे आप दिल्ली की बात करें या कर्डोवा की बात करें. इसके अलावा सूक्स जो कि बाजार्स होते हैं या कारवान सराइज जो होते हैं, ये क्रिएट किए गए थे अलोंग द नेटवर्क ऑफ ट्रेड राउट्स और कल्चरल एक्सचेंज स्पेसेस. इसी को अगर हम लाहौर शाही गुज़रगाह के साथ कनेक्ट करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि दिल्ली गेट टू बादशाही मस्जिद इज नॉट जस्ट अ रोड, इट्स अ सेरेमोनियल एक्सेस जहाँ पे आप एक पावर और फेथ का शो देख सकते हैं. इस्लामिक सिटीज स्टिल रिमाइंड अस कि डिज़ाइन इज नॉट ओनली अबाउट एफिशिएंसी, मगर उसमें एक स्पिरिचुअल ज्योमेट्री भी होती है.
फिर हम आते हैं इस्लामिक स्पेन की तरफ। यहाँ पे भी हम एक फ्यूजन देखते हैं इंजीनियरिंग और पोइट्री का। इलामा इकबाल की इस फेवरेट शहर में आज अगर आप कोर्डोबा ग्रेट मॉस्क कभी विजिट कर सकें तो यू विल सी दैट इट ग्रू ओवर सेंचुरीज। आपको एक फॉरेस्ट नज़र आता है आर्चिस का जो कि एक्सपैंड कर रहा है लाइक इट्स सम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ adapting to the ever evolving needs of the community। इसी तरह अगर आप गरनाडा's अलहमरा देखें तो आपको यहाँ पे एक इट्स अ पैलेस सिटी जहाँ पे आपको कोर्ट यार्ड्स, गार्डन्स और वाटर चैनल्स नज़र आते हैं, जहाँ पे बहुत प्यारी कोरियोग्राफी फॉर सेंसेस है, चाहे वो आपकी साइट की सेंस हो, साउंड की हो या टच की हो। नैरो शेडेड गलियाँ हैं उनलस की, और एक शहर है जो कि क्लाइमेटिकली बहुत इंटेलिजेंट है, जिसमें डिज़ाइन एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, ना कि अगेंस्ट इट। और इसमें हमने एक बहुत प्यारा हमें मैसेज मिलता है दैट वी आर नॉट thinking about some utopian space or some utopian climate. We are thinking about the space itself and making it into something better or transforming it into something better। इसी तरह की पोइट्री और इंजीनियरिंग का एक छोटा सा इम्तजाज हमें लाहौर में शालीमार गार्डन्स में मिलता है, जहाँ पे हमने भी उसको मुगल्स ने भी उसको पानी को इंटीग्रेट किया था, शेड और इंटीमेसी को इंटीग्रेट किया था इन देयर स्पेसेस व्हाइल डिज़ाइनिंग। और इन्हीं स्पेसेस में बहुत सारी कूलिंग बॉडीज़ रखी गई थी ताकि वो आपकी सोल को काम कर सकें। यही स्पेसेस जो थी उन्होंने बहुत अरसे तक बहुत सारी कल्चरल इवेंट्स को एम्बॉडी किया था। तो इस्लामिक स्पेन वाज नॉट जस्ट फंक्शनल, उसमें एक अर्बन पोइट्री का एलिमेंट आना शुरू हो गया। अगर इसी मिडीवल टाइम में हम साउथ एशियन सिटीज़ की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि अर्बनिज्म था दैट वाज सेंटर्ड अराउंड फोर्ट्स, बाजार एंड सर्मोनियल राउट्स एज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। लाहौर फोर्ट से बादशाही मस्जिद तक देयर वाज अ फ्रेम्ड पावर स्पिरिचुअल एक्सेस व्हाइल शाही गुजरगाह स्टेज्ड रॉयल प्रोसेशंस। रावलपिंडी का अगर आपको देखें तो इट रिफ्लेक्ट्स अ पैटर्न। राजा बाजार इज कमर्शियल आर्टरी, बाग सरदारा is communal space, narrow alleys connecting religious sites, and we have a lot of temples, mosques and churches in our city. Unlike rigid grid, both of these cities grew organically। जहाँ पे trade, defense या plural faiths आते थे, वो खुद ही as magnets different kind of growth को attract करते थे। But their strength lies in adaptability, where spaces adjusted with rurals, rituals and communities all at the same time। That's why these cities still feel a lot alive despite इनका जो chaotic outlook है। They are still thriving and they are still alive। जब एशिया में हम यहाँ पे फोर्ट्स और बाजार्स बना रहे थे, यूरोपियंस वहाँ पे सिविक प्लाजाज बना रहे थे। अगर आप प्लाजा डेल कैंपो की बात करें, जो कि बहुत आइकॉनिक शेल शेप्ड प्लाजा है, जहाँ पे आप जो स्लोप है दैट स्लाइटली इनवर्ड, जो कि टुवर्ड्स टाउन हॉल है, विच एक्चुअली टेल्स के जो सिटीजन्स हैं वो पैसिव स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, बल्कि दे आर द पार्टिसिपेंट्स। इसी तरह हम ज्योमेट्री ऑफ पोलियो हॉर्स रेस के जब बात करते हैं, बोथ द पिक्चर्स आर फ्लैश्ड, तो उनमें भी हमें सिटीजन्स की तरफ जो अर्बनिज्म है उसका रुझान नजर आता है। दिस टीचेस अस दैट द अर्बन स्पेसेस मस्ट होस्ट बोथ डेली लाइफ एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स, चाहे वो लाहौर के दाता दरबार का कोर्टयार्ड हो या कराची के मज़ार कायद के लॉन्स हो। इन दोनों की ड्यूटी पब्लिक को एक एक्सेस देना है, और ये सारी स्पेसेस जस्ट एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं, ये वॉइड्स नहीं हैं, बल्कि ये स्टेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ देयर कम्युनिटीज़, ऑफ देयर नेबरहुड्स। अब एक और एग्जांपल है जिसकी हमें थोड़ी सी झलक अपने प्लानिंग में नज़र आती है, एंड दैट इज़ बर्जीज। सो बेल्जियम में ये एक टाउन है छोटा सा जो कि थ्राइव करता है पानी के ऊपर। इसके जो कैनाल्स हैं वो सिर्फ मेरली ब्यूटी के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि वो कॉमर्स के लिए बनाए गए हैं, विच एक्चुअली मीन्स के उन कैनाल्स के थ्रू हम मार्केट्स को कनेक्ट करते हैं विद द सी। और जो मार्केट स्क्वायर है वो एंकर करता है बहुत सारी सिविल लाइफ, जहाँ पे आपके पास गाइड हॉल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सर्टन काइंड ऑफ ट्रेड, सच एज कारपेंटर्स, वीवर्स या ब्लैकस्मिथ्स, और वही शेप करता है आपके सिटी के स्काईलाइन को। इसमें एक हमें आइडिया मिलता है ऑफ सिविक प्राइड जो कि इंस्क्राइब हो रही है इन आर्किटेक्चर। अब अगर हम इसी को रावलपिंडी के तनाजुर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बाज़ार्स भी इसी तरह गाइड किए गए हैं, जैसे सराफा बाज़ार जो है वो पूरा ज्वेलर्स के लिए है, कश्मीरी बाज़ार सारा टेक्सटाइल्स के लिए या जूतों के लिए है, और इसी तरह हमारे डिफरेंट बाज़ार जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में
स्पेशलाइज कर रहे हैं. Both these examples show that how trade groups shaped not just economies but also urban identities. अब आपको लग रहा होगा कि सारी जो अर्बनिज्म की कॉन्वर्सेशन है ये सिर्फ कुछ अमीर मुल्कों या कुछ सेटल्ड इकोनॉमीज़ की बात है. तो लेट्स गो टू टिम्बकटू इन माली वे जहाँ पे अफ्रीकन हुकूमत है और वहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट अ पैसिव लैंड, इट वाज अ कॉस्मोपोलिटन हब ऑफ द मिडीवल टाइम्स. यहाँ पे कैमल बेस्ड जो कारवान्स थे वो सॉल्ट और गोल्ड्स लेके आते थे और सॉल्ट और गोल्ड्स के अलावा वो स्कॉलर्स को भी लाते थे और बुक्स भी उन कारवान्स के थ्रू निकलती थी. और उसी की वजह से क्योंकि वो एक कॉस्मोपोलिटन हब था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की एंड दे स्कल्प्टेड ब्रिक बेस्ड मॉस्क एंड दे हैड अ लॉट ऑफ knowledge about astronomy, medicine और philosophy. और उनकी पुरानी लाइब्रेरीज आज भी वो मैन्यूस्क्रिप्ट रखे हुए हैं जो उन्होंने उस टाइम पे गुजरते हुए कारवान से सीखे थे. इनका आर्किटेक्चर वाज ऑलवेज सस्टेनेबल, चाहे उसमें थिक मड वॉल्स हों, कूलिंग इंटीरियर्स हों, बट्रेसेस हों जहाँ पे हीट रेजिस्टेंस होती है. Timbuktu shows us that knowledge and trade not just has the tendency of making palaces and walls. हम उससे सिटी की स्पिरिट को भी इग्नाइट कर सकते हैं. अब अगर हम इसको रावलपिंडी के तनाजुर में देखते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि हम हर एग्जाम्पल को रावलपिंडी से थोड़ा सा कंपेयर करके देख रहे हैं कि रावलपिंडी भी इसी तरह का एक नॉलेज ट्रेड काइंड ऑफ अ टाउन है हिस्टोरिकली, जहाँ पे हमारे बिल्कुल पास ही बुद्धिस्ट टैक्सिला है या कॉलोनियल एरा का हमें थोड़ा सा एक टेस्ट मिलता है. यहाँ पे हम क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि हमारी सिटी भी थ्राइव करती है ऑन द एज अ हब फॉर आइडियाज़. लास्टली हम देखते हैं ग्रेट जिम्बाब्वे की एग्जांपल फ्रॉम सदर्न अफ्रीका. इट्स वन astonishing example because of its massive stone enclosures which was built without mortar and the walls were curving with the curves of the landscape. The grand enclosure is a monumental wall around 200 meters long which is a good embodiment of political power and spiritual authority combined. इसी एक अहाते के अंदर हमें रिचुअल्स और रेजिडेंस दोनों को एग्जिस्ट करते हुए नज़र आते हैं. This city shows us that stone, even without cement, can endure centuries, which actually means that if we start respecting local materials and landscapes, the monumentality and the longevity of the structures can last more longer. अगर इसी हिसाब से हम रावलपिंडी को देखें तो अगर हमने भी अपने local traditional materials पे focus किया होता है instead of concrete blocks, probably we would have made a more resilient city as compared to what it is now. Ancient methods जो हैं वो हमें teach करते हैं कि हम किस तरह से resilient बन सकते हैं. This is not mere nostalgia. We get so many lessons from so many different case studies. From Greece to Rome, from Baghdad to Burgess, from Timbuktu to Great Zimbabwe, every civilization experimented with different forms and different functions and different ideologies. Some built grids, some went spiral, some had piazzas and some had forts. But the thread is clear. Cities are always more than just the shelter. There are symbols of order, instruments of power. They are centers for faith and spirituality, and the stage of a daily drama of a normal layman's life. In Rawalpindi and Islamabad, we can see echoes of all of these. चाहे हम Roman cantonment logic की बात करें, मुगल ceremonial routes की बात करें, medieval bazaars की बात करें या modernist grids की बात करें. We don't just justify history, we live in it. हम अभी अपनी सोच को यहीं पे रोकते हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर जो है या नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी की कंटिन्यूटी में शुरू करेंगे, जहाँ पे वील बी टॉकिंग अबाउट अर्ली थियरीज. विट्रूवियस का जिक्र आएगा, फराबी का जिक्र आएगा, रेनेसांस को देखेंगे, बारूक को देखेंगे और इंडस्ट्रियल यूटोपियाज़ की बात करेंगे.